नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। रुड़की के दिल्ली रोड पर स्थित सेंट्रल होटल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज वो गुरुकुल नारसन से रुड़की तक किसान सम्मान यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन बरसात होने के कारण आज यात्रा को स्थगित कर दिया गया, जो अब 19 अक्टूबर को यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि दोपहर 2 बजे यात्रा गुरुकुल नारसन से शुरू होकर रुड़की के एसडीएम चौक तक निकाली जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि यात्रा में भारी संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहेंगे और किसानों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाएगी। उसी दौरान ये भी कहा गया कि उन्होंने किसानों की समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है और उनसे बातचीत भी की गई है। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मौके देने के लिए प्रतिवर्ष खेल कुंभ का आयोजन किया जाता है। बता दें कि जिसके तहत इस साल होने वाले खेल कुंभ को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फैसला लिया कि इस बार खेल 31 अक्टूबर से होगा और इसका समापन दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि विभागीय रूप से खेल महाकुंभ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। देहरादून में वरिष्ठ आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, जिन्हें पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, आबकारी, सिंचाई, लघु सिंचाई, धर्म संस्कृति विभाग सचिव मानवाधिकारी के साथ पंचायती राज की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में 167 सुपरवाइजर का चयन पूरा हो गया है। इनमें से 150 आंगनबाड़ी वर्कर और 17 मिनी आंगनबाड़ी वर्करों का चयन हुआ है। इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास में 22 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से सुपरवाइजर पद के लिए इसके लिए आवेदन किए गए थे। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ चयन पूरा किया गया। सुपरवाइजरों के कुल 172 पद के सापेक्ष कोर्ट के आदेश पर 5 पदों को छोड़ क्षेत्र के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई भी दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र बांटेंगे जब वो दुबई से वापस आएंगे। 167 आवेदन जो है उसकी चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि कोविड के बाद 5 सीटें निर्धारित कर ली गई। उसके बाद से जितने सीटें बची सबके लिए आवेदन डाल दिए गए। 22 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। उत्तराखंड में होमगार्ड स्वयंसेवकों की तकनीकी को बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड होमगार्ड मुख्यालय में सोमवार को मुख्य अपर सचिव राधा रतूड़ी ने 40 महिला स्वयंसेवकों परिचरण पत्र बांटे। होमगार्ड को तकनीकी रूप से दक्ष एवं सशक्त बनाने के लिए विभाग द्वारा राज्य स्थापना के उपरांत पहली बार देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी और नैनीताल में 335 महिलाओं को एसएलआर से परिचरण और फायरिंग अभ्यास प्रदान किया गया है। इस बारे में मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि होमगार्ड विभाग ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो अपर सचिव को यहाँ पे बता दें कि अपर सचिव द्वारा यहाँ पे देखरेख में आगे जो भी आगे प्रशिक्षण है उसके लिए प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। होमगार्ड स्वयंसेवकों को 40 महिला स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ ट्रेनिंग भी दी जा रही है और अपर मुख्य सचिव ने ये प्रमाण पत्र बांटे हैं।
तो होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। 40 महिला स्वयंसेवकों को मिला है प्रमाण पत्र। उन्होंने आगे कहा है कि ये अपग्रेड किया जा रहा है और आगे इसी तरीके से काम होता रहेगा। नैनीताल के खेड़ना में एक वाहन काकड़ी घाट के पास अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ मौके पर पहुंचे। इस दौरान चालक की मौत हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद चालक का शव बरामद किया गया। वहीं लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। तो बता दें, नैनीताल अनियंत्रित होकर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। हादसे में चालक की मौत हो चुकी है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो दुर्घटनाग्रस्त यहां पे वाहन हो चुका है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। हादसे में चालक की मौत हो चुकी है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद से शव को निकाला गया। जहां एक तरफ नैनीताल में डेंगू ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं कालाढूंगी में भी डेंगू ने दस्तक दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या ज्यादा है। अब इस पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कन्याल का कहना है कि अभी तक कुल 20 मरीज डेंगू की कालाढूंगी स्वास्थ्य केंद्र में मिले हैं, जिनका इलाज कालाढूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। वहीं कुछ मरीज सही हो भी चुके हैं। डॉक्टर कन्याल ने जनता से अपील की है कि डेंगू से बचने के लिए लोग अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें और गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। चूंकि बीच में डेंगू के मरीजों की संख्या कम हो चुकी थी, अब एक बार फिर से डेंगू की खतरा जो है वो बढ़ते हुए प्रदेश में नजर आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टरों की अपील की गई है कि आप आसपास साफ सफाई बनाए रखें, खासकर पानी इकट्ठा ना होने दें। किसी भी जगह समय समय पर साफ सफाई करते रहे, जिसकी वजह से ये डेंगू का प्रकोप और नहीं झेलना पड़ेगा लोगों को और नहीं फैलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो यही बताती है कि डेंगू के केसेस अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं देवभूमि में। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी ग्राम ब्रह्मपुरी में किराए पर रह रही 21 वर्षीय सलोनी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि फांसी के फंदे पर लड़की को झूलता देख आसपास के लोगों ने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा मामला ये है कि 8 बजे करीबन पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक युवती है जो कि ब्रह्मपुरी में रहने वाली है और यहाँ पे किराए पे रहती थी, जो मूल निवासी बिजनौर की है। इनका नाम है सलोनी और ये 21 वर्षीय महिला है। इनके पिता हैं श्री अजय। इन्होंने ब्रह्मपुरी में जहाँ पे किराए पे रहती थी यहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये सुबह से इनका दरवाज़ा बंद था और करीबन 8 बजे यहाँ पे आसपास के लोगों ने गतिविधि नहीं देखी तो सिचुएशन पाई और देखा तो लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पुलिस को करीबन 8 बजे इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद पुलिस आई है और अपनी कार्रवाई करती है। परिजन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यही पता चला है लड़की यहाँ पे किराए पे रहती है और कहीं काम करती है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर यह है कि परिजन के साथ नहीं रहते। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई लड़की के साथ दूसरी रहती थी जो कि 4 बजे पहले यहाँ से चली। तो रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुट चुकी है पुलिस। यहाँ पे 21 साल की युवती ने फांसी लगाई है, जिसके बाद से सनसनी इलाके में फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को कब्जे में पुलिस ने ले लिया है।
अभी किस कारणवश फांसी लगाई गई है ये सामने नहीं आ पाया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद से फांसी को लाश को नीचे उतारा, उसके बाद से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। साथ ही निचले इलाके में कल रात से बारिश होने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा और बर्फबारी फसलों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है और पहाड़ की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की गई है। साथ ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम आए तीर्थयात्री सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रही हैं। जय गंगा मैया। आज मौसम ने करवट बदली और नवरात्रि के दूसरे दिवस पर गंगोत्री में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू, थोड़ी देर पहले बरसात शुरू हुई और अब लगातार यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। और इसी प्रकार से अगर बर्फबारी रही तो देर रात तक यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट बर्फ पड़ने की संभावना है। लगातार ऊंची पहाड़ियों में भी बर्फबारी जारी है और यहाँ पर ठंड का भी बहुत बड़ा प्रकोप बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। रामनगर में तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश में मौसम को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। बारिश के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर आई है। आपको बता दें कि पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को काटकर यातायात शुरू कराया है। इसके अलावा आंधी के चलते कई क्षेत्र में पेड़ विद्युत लाइनों पर गिर गई हैं, जिससे कई क्षेत्रों की आपूर्ति विद्युत बंद हो चुकी है। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया है कि आंधी की वजह से करीब 6 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों की विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई है, बाकी इलाकों में मरम्मत का काम चालू है। तो बीते दिन तेज आंधी तूफान आए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में रास्ते बंद हो चुके हैं पेड़ गिरने के कारण। और सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ चूंकि बिजली के तार पे गिरे हैं, जिसकी वजह से विद्युत आपूर्ति भी बंद हो चुकी है। कार्य लगातार जारी है हटाने का और विद्युत की लाइन ठीक करने का। और कहा यह जा रहा है अभियंता की ओर से कि जल्द से जल्द ये पूरे कार्य कर लिए जाएंगे। और रामनगर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीते दिन तेज आंधी तूफान आए थे, जिसके बाद से कई जगह पेड़ गिर चुके हैं और जिसने भारी तबाही यहां पे प्रदेश में मचाई है। तो बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। पेड़ गिरने के कारण जगह जो है वो बंद हो चुकी है, आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको हटा लिया जाए, ताकि रास्ते में कोई भी यातायात अगर आता है तो किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, विद्युत आपूर्ति भी यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपूर्ति ठप हो चुकी है। चूंकि कई लाइन पे, कई तार पे गिरे थे ये पेड़, जिसके बाद से अब यहाँ पे सब कुछ ठप हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व सीएम हरीश रावत का एक विवादित बयान सामने आया। हरीश रावत ने सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बड़ा बयान दिया। हरीश रावत ने कहा है कि मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। ये रिपोर्ट देखिए। इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी।
और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ले लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में जहाँ तक सवाल है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से करना सियासी संग्राम की दास्ताना बन रहा है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में इस बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसे देश के राष्ट्रीय वीरों का अपमान बताया है। पहले एक बार फिर से आपको सुनाते हैं हरीश रावत का वो बयान जिसके बाद वीर सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में नई सियासी जंग देखने को मिली है। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ले लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में जहाँ तक सवाल है। बयान में पूर्व सीएम साफ कहते नजर आ रहे हैं कि भारत देश के अंदर दो देशों की बात और मुसलमान के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी। साथ ही सावरकर से पाकिस्तान शब्द को मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना सावरकर के मानस पुत्र थे। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादित सियासी तूफान लेकर आया था, जिसे राजनीतिक जानकार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की वजह बताते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या निकाय चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयानों का असर पड़ेगा। हालांकि हरीश रावत के साथ मंच साझा कर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान को इतिहास का पन्ना बताते हुए हरीश रावत के बयान से किनारा करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, विभाजन हुआ वो इतिहास के पन्ने पुरानी बातें हैं, लेकिन अब भारत सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। भारत एक कौम का नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं है, सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। हम उसको उसी रूप में देखना चाहते हैं। वही मसला सावरकर का है और बयान हरीश रावत का है। ऐसे में भाजपा को बैठे बिठाए एक और मौका मिल गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर पलटवार करने में रत्ती भर भी देर न लगाई। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए, इसका हथियार हरीश रावत ढूंढ रहे हैं। और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ यही हरीश रावत ही महाराष्ट्र के अंदर इस बात को दूसरे रूप में बोलते हैं और ये उत्तराखंड को दूसरे रूप में बोल रहे हैं। ये सच है कि वीर सावरकर जी ने इस देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं। देश की राजनीति में वीर सावरकर पर बयानबाजी का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये बयान एक बार फिर कांग्रेस के लिए क्या जी का जंजाल बनने जा रहा है। देहरादून से तुषार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां आए दिन कांग्रेस के नेता पीएम और सीएम को पानी पी पी कर कोसती नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस विधायक पीएम और सीएम दोनों की तारीफों के पुल बांध रही है। इस पर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दौसानी कहती है कि जिनके इलाकों में पीएम सीएम जाते हैं तो उन्हें उनके लिए अच्छा बोलने का हक है। नहीं, निश्चित रूप से जिसके क्षेत्र में वो आए हैं और क्षेत्र जो है हाईलाइट हुआ है, तो उस विधानसभा के विधायक का तो नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करे वहां आगमन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, पूरे देश के हैं। तो विधायक का तो नैतिक जिम्मेदारी भी है, दायित्व है इस बात का
कि कोई भी अगर सीनियर लीडरशिप वहां पर आती है तो वो उनका धन्यवाद करे और उनके प्रयासों को सराहे, भले ही उसका नतीजा भविष्य के गर्भ में हो, क्योंकि जैसा कि हमने कहा 4200 करोड़ की गाथा गाई जा रही है भाजपा के नेताओं प्रवक्ताओं के द्वारा, लेकिन ये समझ से परे है कि लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये मात्र शिलान्यास भर हैं, और ऐसे शिलान्यास तो 26,000 कर दिए पिछले 9.5 साल में। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।